Hello, good morning everybody. I am Rajiv sir from Drona classes और आज केमिस्ट्री क्लास 8 का हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। लास्ट कई क्लासेस से हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो ऑनलाइन क्लास हुआ था उसमें फाइबर क्या है, टाइप ऑफ फाइबर सोर्स के आधार पे, जैसे नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर, इसका स्टडी किए थे। उसके बाद हम लोग स्टडी किए थे एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का क्या एडवांटेजेज है और क्या डिसएडवांटेजेज है, इसका हम लोग स्टडी किए थे। थर्ड ऑनलाइन क्लास जो इस चैप्टर का हुआ था, उस थर्ड ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किए थे। लेकिन आज जो हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए थे स्ट्रक्चर के आधार पे, तो हम लोग क्या स्टडी किए थे, लीनियर चैन फाइबर या लीनियर चैन पॉलीमर, जिसमें मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक लीनियर चैन का निर्माण करता है, तो लीनियर चैन पॉलीमर के नाम से जानते हैं। अगर फाइबर होंगे तो लीनियर चैन फाइबर कहेंगे। दूसरा था आपका स्ट्रक्चर के आधार पे क्लासिफिकेशन ब्रांच चैन पॉलीमर। ब्रांच यानी लीनियर चैन होगा, ऊपर और नीचे ब्रांच निकला हुआ रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे ब्रांच चैन पॉलीमर। और तीसरा हम लोग पढ़े थे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या क्रॉस चैन पॉलीमर, जिसको हम लोग 3D पॉलीमर के भी नाम से जानते हैं। वो कई लेयर होंगे पॉलीमर का, मोनोमर यूनिट का कई लेयर होगा, लेकिन प्रत्येक लेयर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगा। लेकिन आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे ध्यान दो, टाइप्स ऑफ पॉलीमर according to their intermolecular force of attraction। सबसे पहले यहां समझना होगा इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको कहते हैं। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। FOA का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two molecules or among the molecules known as intermolecular force of attraction। The force of attraction between two molecules, दो मॉलिक्यूल के बीच में या कई मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनेंगे, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्टडी करते हैं तो पॉलीमर चार तरह का हो जाएगा। पहला क्या कहलाएगा, इलास्टोमर। एक पॉलीमर ऐसा होंगे
जिसको क्या कहेंगे हम, इलास्टोमर। दूसरा पॉलीमर होगा फाइबर्स। तीसरा पॉलीमर होगा थर्मोप्लास्टिक। और चौथा पॉलीमर होगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे पॉलीमर आपका 4 तरह का हो जाएगा, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम सारे के सारे पॉलीमर का स्टडी करेंगे। सबसे पहला, अगर हम इलास्टोमर का स्टडी करते हैं, इलास्टोमर, तो इलास्टोमर वो पॉलीमर होते हैं जिसमें मोनोमर यूनिट्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेरी वीक होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। FOA का मतलब यहां समझेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोनोमर्स। मोनोमर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, काफी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, नोन एज वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलास्टोमर जो पॉलीमर होंगे उसमें जो मोनोमर यूनिट्स होंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होगा, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से इस तरह के पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, वेरी लो melting point and boiling point of elastomers। तीसरा, ये जो पॉलीमर होंगे इनका नेचर क्या होगा, इलास्टिक नेचर का होगा। चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ज्यादा स्ट्रेचेबल नेचर का होगा। तो इलास्टोमर्स है इलास्टिक इन नेचर। और सबसे बड़ी बात क्या है, वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इलास्टोमर्स। जो इलास्टोमर्स होंगे उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा आपसे कि इलास्टोमर में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आप 100% जवाब दीजिएगा कि इलास्टोमर्स में जो है सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होते हैं, जिसको वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इलास्टोमर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होगा। इसका इलास्टिक नेचर होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ये कमजोर होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो वल्केनिक रबर 5 पॉइंट। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, वल्केनिक रबर। अब देखो वल्केनिक रबर किसको कहते हैं, रबर जो होता है वो नेचुरल होता है पॉलीमर, और ये किससे मिलता है हमें, रबर प्लांट से मिलता है। रबर प्लांट बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिसके छाल में कट लगा दिया जाता है और नीचे कप लगा दिया जाता है, तो उससे जो जूस निकलता है, सिक्रेट करता है, वो
ड्राई होने के बाद जो चीज़ मिलता है उसको क्या करते हैं, रबर। तो नेचुरल रबर गुड क्वालिटी का नहीं होता है, तो उसको गुड क्वालिटी का बनाने के लिए क्या किया जाता है, वोल्केनिक सल्फर, ज्वालामुखी विस्फोट करने के बाद जो सल्फर नीचे से मिला ऊपर आया, उस सल्फर को क्या कहते हैं, वोल्केनिक सल्फर। और वोल्केनिक सल्फर कैसा सल्फर होता है, प्योर सल्फर। तो अब क्या किया गया, उस प्योर सल्फर में, यानी कि उस प्योर सल्फर को नेचुरल रबर के साथ उसको मिला करके हीट कर दिया गया। तो हीट करने के बाद जो रबर मिला, उस रबर को क्या बोला गया, वोल्केनिक रबर। वोल्केनिक रबर का मतलब ये मत समझना कि ये रबर वोल्केनिक इरप्शन के बाद मिला, नहीं, वेरी एब्सोल्यूट रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग पॉइंट। वोल्केनिक इरप्शन से हमें क्या मिलता है, सल्फर मिलता है। उसी सल्फर को हमने क्या किया, नेचुरल रबर में मिक्स करके मिला करके हीट कर दिया। तो जो रबर मिला हमें उसको क्या बोले, वोल्केनिक रबर। अब नेचुरल रबर का जो नेचर था, नेचुरल रबर गुड क्वालिटी का नहीं था, तो अब जो ही सल्फर मिला करके हीट कर दिया गया, तो जो वोल्केनिक रबर मिला वो रबर कैसा रबर मिला, गुड क्वालिटी का। लेकिन वोल्केनिक रबर किसका एग्जाम्पल हो गया, इलास्टोमर हो गया। वोल्केनिक रबर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको क्या कहेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वोल्केनिक रबर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, काफी लो हो जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। वोल्केनिक रबर किस नेचर के हैं, इलास्टिक नेचर के होंगे, स्ट्रेचेबल होगा, इलास्टिक नेचर का है। अब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, होल्डिंग कैपेसिटी, इसका होल्डिंग कैपेसिटी भी लो होता है, क्योंकि ये कैसा है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। क्लियर हो गया आपका इलास्टोमर। अब अगर हम सेकंड रबर का, सेकंड पॉलीमर का स्टडी करते हैं, तो सेकंड क्या कहलाएगा, फाइबर्स। देखिए फाइबर जो होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर की अपेक्षा में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और दूसरी बात क्या है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी हाई होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर देन इलास्टोमर होगा। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोनोमर्स ऑफ फाइबर्स। जो फाइबर्स होंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। किसके अपेक्षा में, इलास्टोमर के अपेक्षा में। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, known as हाइड्रोजन बॉन्ड। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो इलास्टोमर और फाइबर में क्या अंतर है। तो इलास्टोमर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फाइबर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट, जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इलास्टोमर का होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ fibers as compared to elastomers। इलास्टोमर के अपेक्षा में इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तीसरी बात, लेस इलास्टिक नेचर।
लो इलास्टिक नेचर इन फाइबर्स, लो इलास्टिक नेचर इन फाइबर्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है इलास्टोमर का, क्योंकि लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। 4 पॉइंट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स। अब एक चीज ध्यान दो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों है फाइबर का, क्योंकि फाइबर का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल याद कर लेना होगा। इसके एग्जाम्पल को पॉलीएमाइड के नाम से जाना, जो क्या कहलाया, नायलॉन। नायलॉन भी कई तरह के होते हैं, नायलॉन। अब तीसरा जो पॉलीमर है, तीसरे पॉलीमर को क्या बोला गया, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। सबसे बड़ी चीज क्या है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स इन थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलास्टोमर और फाइबर की अपेक्षा में इंटरमीडिएट होगा, ध्यान में रखना है। अब ये क्या है, इसके बारे में आप जान जाइए। इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंटरमीडिएट होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, थर्मोप्लास्टिक्स यानी दीज polymers are very sensitive towards heat। ये जो पॉलीमर होते हैं हीट के प्रति काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, 3 पॉइंट, these fibers या these पॉलीमर लिख दो, पॉलीमर्स फर्स्ट मेल्ट आफ्टर देन बर्न्स। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन को हम आग के पास रखेंगे तो पॉलीथीन पहले क्या होगा, मेल्ट करेगा, उसके बाद वो क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। सो दैट थर्मोप्लास्टिक किसको बोला गया, वह प्लास्टिक जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स होंगे। दूसरी बात, ये जो पॉलीमर होते हैं, ये पॉलीमर हीट के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं। और ये पॉलीमर सबसे पहले इसका नेचर क्या होगा कि पहले मेल्ट करेगा तब ये जलना शुरू कर देगा। अब यहां पे ध्यान दो, एग्जाम्पल्स, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन एंड पॉलीस्टाइरीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
और इसके एग्जाम्पल को आप याद कर लेंगे, मेमोरी में ले आवेंगे। अब आ जाते हैं, लास्ट पॉलीमर कहलाता है आपका थर्मोप्लास्टिक। लास्ट पॉलीमर क्या कहलाया आपका? थर्मोप्लास्टिक। लास्ट पॉलीमर थर्मोसेटिंग। चौथा क्या कहलाया आपका? थर्मोसेटिंग। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दो, 6 पॉइंट में लिख देते हैं, 5 पॉइंट में, these polymer are used again and again। यानी हम इस पॉलीमर को बार बार यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉलीमर हमारा खराब हो गया, पॉलीथीन, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। कबाड़ी वाले क्या करते हैं, फिर वो फैक्ट्री वाले को बेच देते हैं, और फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इसको मेल्ट करके डिजायर शेप में मोल्ड कर देते हैं। क्यों? इस प्लास्टिक का यूज बार बार किया जाता है, तो मोल्डेड अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार हम इस पॉलीमर को मोल्ड कर सकते हैं, मेल्ट करके फिर से हम नया पॉलीमर बना सकते हैं। अब आ जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि क्रॉस लिंक्ड चैन पॉलीमर कहलाते हैं। इसको हम क्या, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस लिंक्ड चैन पॉलीमर होता है। दूसरी बात, ये जो पॉलीमर होंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वेरी हाई होगा। सबसे बड़ी चीज क्या है? वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? ये जब जलेंगे तो डायरेक्ट जलेंगे, इसके जैसा मेल्ट करके नहीं जलेंगे। बर्न्स डायरेक्टली एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे डायरेक्टली जलना शुरू कर देंगे, और ये हीट के प्रति काफी सेंसिटिव नहीं होते हैं। नो सेंसिटिव टुवार्ड्स हीट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा बैकेलाइट, मेलामाइन। बैकेलाइट और मेलामाइन जो आप देखते होइएगा कि खाना वाला जो प्लेट वगैरह बनता है प्लास्टिक का, या इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह जो बनते हैं, वो बैकेलाइट, मेलामाइन। दूसरा कहलाता है, तीसरा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो आपको आज पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम लोग किया। ये लास्ट क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप क्या करेंगे, इसका आप फेयर कॉपी में उतार करके, आप जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो आप उसमें राइट करके लेते आइएगा, और इसका क्वेश्चन आज आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।